मुझे 2008 में इलेक्ट्रिक करंट लगा था, जिसकी वजह से मैं 35% बर्न हो गया था। मैं जब दूसरों को देखता था, दूसरे लड़कों को देखता था, तो मैं अपने आप को देखता था कि मैं कहता था कि ये कैसे हैं और मैं कैसा हो गया। फिर लोगों की नज़र मुझे अकाल की तरफ से देखना। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट और स्कार टिश्यू का हेयर ट्रांसप्लांट, ये दो इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं हमारी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की फील्ड में, बिकॉज़ ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत मांगती हैं और इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बियर्ड, जिसका हर बाल देखने वाले को वाज़े तौर पे नज़र आता है और हमें हर इंडिविजुअल फॉलिकल के लिए उसको उसके एंगल, उसकी डायरेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है। इसके बरक्स जब हम स्कैल्प का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो जस्ट फ्रंट हेयर लाइन हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज बाकी के बाल इनके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन बियर्ड में ऐसा नहीं होता और एवरी इंडिविजुअल हेयर वो दूसरे को डायरेक्टली दिख रहा होता है। इसी तरह जो स्कार टिश्यू है, स्पेशली बर्न स्कार, इसमें उस जगह की वेस्कुलरिटी और उसके जो नीचे स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो सारा या तो ना होने के बराबर होता है या अगर मौजूद होता है तो इंतहाई वीक फेज में होते हैं। कम वेस्कुलरिटी होगी जो कि ग्राफ्ट सर्वाइवल के लिए मुश्किलात बढ़ा देता है। आज का वीलॉग एक ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरी है जो हम पेशेंट के ज़ुबानी भी सुनेंगे, और इन पेशेंट ने जब अपनी वीडियोस अपने तौर पे अपलोड की तो वो सोशल मीडिया पे इंतहाई वायरल हुई, और पेशेंट की रिक्वेस्ट और देखने वालों की रिक्वेस्ट पे आज हम ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशनल पर्पज़, ताकि वो लोग जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो किसी ट्रॉमा के बाद एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो में हैं, वो ख़ुद को इसमें से निकाल सकें। अ, 11,000 वाट की जो तार थी, उससे मुझे जो है इलेक्ट्रिक करंट लगा था, जिसकी वजह से मैं 35% बर्न हो गया था। कहीं इस डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मतलब कहा कि आपका फर्स्ट स्टेप सर्जरी का होगा, फिर देन आपका बियर्ड ट्रांसप्लांट होगा। और जब उसने 2 ऑपरेशन मुझे बताए तो मैं और घबरा गया। 2022 में एंड में जब मैं पूरा मतलब है कि ऑपरेशन के बाद जब मंथ बाद मैं रिकवर हो गया, तो फिर मेरा मिशन यही था कि इसी साल मैंने जो अपना बियर्ड ट्रांसप्लांट करवाना है। पहले जब मैंने कई डॉक्टरों को मैंने पिक सेंड की तो उनका यही कहना था कि भाई आपका ये काम नहीं हो सकता, आपका ये चेहरा जब हम ऑपरेट कर भी देंगे ना तो ये जो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पे डॉक्टर जवाब के पास जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो उस टाइम मैं इनके सामने जो मतलब मुझसे बात वगैरह नहीं हो रही थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर जवाब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, और कुछ उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए। जो मैंने टेस्ट करवाए अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे टेस्ट ठीक थे। 18 मार्च 2023 को मेरा ये बियर्ड ट्रांसप्लांट हुआ, और 3 मंथ जब गुजर गए मतलब मुकम्मल मेरे बाल गिर गए, फिर मेरी जेब में हल्के हल्के थोड़े से डाउट दाने बनना शुरू हो गए, मतलब है कि बालों के मतलब है कि आने का रोशन इम्कान हो गया। जब मैंने वो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4th मंथ में रिजल्ट आना शुरू हो गया था। अब मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे दे सकते हैं। अब मुझे बताएं आपके मेरी किस साइड से मेरी जो है बियर्ड ट्रांसप्लांट हुई है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, वो आपने काम है आपका बताना है, ठीक है। उसामा हमारे पास बर्न स्कार के साथ प्रेजेंट किए थे और वो काफ़ी परेशान हालत में हमारे पास आए थे, बिकॉज उनकी फेस की सिमेट्री, उनके लुक्स, उनकी कॉन्फिडेंस, तो सारी चीज़ें जो हैं वो शटर्ड थी और वो डिप्रेशन की हालत में हमारे पास आए थे। वो हमारे पास आने से पहले डिफरेंट जगह से कंसल्टेशंस ऑलरेडी ले चुके थे, लेकिन प्रोसेस डिफ़िकल्ट होने की वजह से, कॉस्ट की वजह से वो उनका ये प्रोसीजर काफ़ी अर्से से पेंडिंग चलता आ रहा था। सो हमने इनकी एक डिटेल काउंसलिंग के बाद सर्जरी के लिए प्रोसीड किया, और उसामा को ज़हनी तौर पे रिज़ल्ट्स के बारे में, पॉसिबल रिज़ल्ट्स के बारे में आगाह किया, उनका माइंड बनाया और सर्जरी की। बर्न के बाद आपकी स्किन के साथ क्या होता है और स्किन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनके साथ क्या होता है। सो हम इसको सिकेट्रिशियल एलोपेशिया यानी कि स्कार्ड एलोपेशिया कहते हैं। स्कार की वजह से यहाँ की जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है स्किन के नीचे
जो खून की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो ख़त्म हो चुकी होती है या बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी होती है। यहाँ से फैट ख़त्म हो चुका होता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऊपर थिक स्कार्ड स्किन मिलती है और नीचे के स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट डैमेज्ड होते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म होते हैं। सो ऐसे केसेस में हमें पेशेंट की डिटेल्ड असेसमेंट उस एरिया की चाहिए होती है। आइदर वहाँ पे नया लगाया गया जो नया ग्राफ्ट हमें लगाना है वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको इतनी थिकनेस स्किन के नीचे मिल रही है कि जहाँ पे ग्राफ्ट का सर्वाइवल हो सकता है वहाँ पे कुछ फैट, कुछ वेस्कुलर सप्लाई है या नहीं, या आप डायरेक्टली डीप इनटू द मसल्स या बोन में लैंड करेंगे। सो स्कार्ड टिश्यू में ट्रांसप्लांट करना हमारे लिए हमेशा एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है। उसामा के रिजल्ट्स के बाद बहुत से बर्न के पेशेंट्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। याद रखिए सारे बर्न के पेशेंट का सेम रिज़ल्ट नहीं हो सकता। हमें उनको फिज़िकली असेस करना ज़रूरी है और देखना है कि उनके बर्न स्कार किस जगह पे हैं, किस डेप्थ के हैं और वहाँ पे ग्राफ्ट सर्वाइवल हमारा कैसा होगा। जब हमने उसामा का हेयर ट्रांसप्लांट किया तो इसमें भी बर्न के ट्रांसप्लांट के प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए वहाँ पे हमने पहले कुछ टेस्ट ग्राफ्टिंग की और देन हम उसको फुल फ्लेज ट्रांसप्लांट की तरफ लेके गए। याद रखिए बर्न स्कार में हमेशा लो डेंसिटी को मद्देनज़र रखा जाता है और इसको कभी भी हाई डेंसिटी टारगेट रख के नहीं इसको किया जाता। लेकिन इवन देन आप अगर देखेंगे उसामा के रिजल्ट्स में तो आपको ये डेंसिटी एक नॉर्मल डेंसिटी नज़र आएगी। जब एक ज़रूरत से ज़्यादा ग्राफ्ट इस कम ब्लड सप्लाई वाली जगह पर लगाने की कोशिश की जाएंगी तो आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो भी ज़ाया हो गई और ये ऑल टुगेदर सारी स्किन ब्लैक होने का ख़तरा ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो ज़्यादा डेंसिटी के चक्कर में आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बीए ट्रांसप्लांट के बाद उसामा हमारे पास फॉलोअप PRPs के लिए आते रहे। हम इनकी सारी प्रोग्रेस हमें नॉर्मल लगती रही, लेकिन ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि रिज़ल्ट्स, शिफा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। सर्जन के हाथ में एक सेट प्रोटोकॉल के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक मेहनत करना उसके हाथ में है। सो हमने अपनी तरफ से मेहनत की और अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छे रिज़ल्ट से नवाजा और आज ये एक सेटिस्फाइड उसामा के तौर पे हमारे साथ बैठे हैं। इनको देख के, इनके रिज़ल्ट्स को देख के ऑब्वियसली हमें भी खुशी होती है और हमें ये लगता है कि हमारी की गई मेहनत का हमें फल मिल चुका है। उसामा के ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली एक पूरी टीम ने किया है। मैं उन सारी टीम को क्रेडिट देना चाहूँगा इनके रिज़ल्ट्स का और उनकी मेहनत की उनको के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एज वेल। हम चाहेंगे कि ऐसे रिज़ल्ट्स हम बार बार प्रोड्यूस करें और हम इसी तरह अपनी मेहनत जारी रखें। यूजुअली हम पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते, लेकिन चूँकि उसामा का ये अपना इनिशिएटिव था और उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि उनकी इस अपलोड से, इस अवेयरनेस से बहुत से बर्न वाले पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, तो इस एक अच्छी सोच के साथ आज का सेशन हमने किया है और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए उन लोगों के लिए है जो इस तरह की डिजीज़ या इस तरह के फेज़ में से गुजर रहे हैं, वो ख़ुद को उसमें से बाहर ला सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज डॉक्टर जवाद के साथ हूँ। तो मैं जेडी स्टडीज़ का जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी पूरी टीम का, स्पेशली इकरा मैम का जिनके साथ मेरा रब्ता हुआ और उनकी वजह से मैं डॉक्टर जवाद के साथ मैं अटैच हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह